जो बीमारी है ये प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेस है, ठीक। और भी बीमारियां होती हैं जो कि प्राइमरी क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव हैं, जैसे डायबिटीज़, जैसे हार्ट डिजीज़, जैसे आर्थराइटिस, जैसे स्किज़ोफ्रीनिया, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर। ये जो एडिक्शन की बीमारी है ये प्राइमरी है, जिसका मतलब ये है कि ये जेनेटिक होती है, जीन्स के अंदर आ रही होती है। एक बात तो प्राइमरी का, जैसे प्राइमरी एजुकेशन होती है तो वो प्राइमरी एजुकेशन हम उसको इसलिए कहते हैं कि देयर इज़ नो एजुकेशन बिफोर दैट। अगरचे उन्होंने अब प्राइमरी एजुकेशन से पहले नर्सरी बना लिया है, लेकिन ओरिजिनली प्राइमरी एजुकेशन इसलिए कहा जाता था, प्राइमरी का मतलब है बुनियादी, कि जिससे पहले कुछ नहीं होता। तो ये एडिक्शन एक प्राइमरी बीमारी है, इससे पहले कोई वजह होना ज़रूरी नहीं, ये जेनेटिक इन नेचर है, ये जीन्स में आ रही होती है। डायबिटीज़ भी एक प्राइमरी बीमारी है और ये प्राइमरी बीमारी है जो कि प्रोग्रेसिव है और क्रॉनिक है, जिसका मतलब है कि ये दायमी है। यहाँ तक तो बुरी खबरें लगती हैं ये, लेकिन साइंस ने इन तमाम बीमारियों के हवाले से अब एक फतवा दिया है कि इनको अनडू किया जाता है, इनको अनडू किया जा सकता है, अनडू। और ये एक रिसर्च है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल अमेरिका की बेहतरीन मेडिकल कॉलेज है, जिसे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल कहा जाता है। और वहाँ की जो मेडिसिन की डिपार्टमेंट है उसमें 37 साल रिसर्च हुई कि क्या प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव बीमारियों को अनडू किया जा सकता है। और आखिरकार 37 साल के बाद उन्होंने ये नतीजा निकाला कि किया जा सकता है। और इस सारी रिसर्च को उन्होंने शाया कर दिया, प्रिंट कर दिया, और इसका बहुत सारा हिस्सा गूगल पे मौजूद है। और जो डिपार्टमेंट के हेड हैं जिन्होंने ये सारी स्टडी की है 37 साल के लिए, उनका नाम है डॉक्टर ऑर्निश। और ये किताब हमारे पास भी मौजूद है, अगर आप चाहें तो आपको उसकी फ़ोटोकॉपी मिल सकती है। उस किताब का नाम है अनडू इट, यू कैन अनडू इट। ना सिर्फ ब्रेन के साथ, जो जिस्म के साथ, जो सोशल इंटरेक्शन के साथ, जो पढ़ाई के साथ, जो रिलेशनशिप के साथ, जो रेपुटेशन के साथ। सबसे ज़्यादा मुश्किल मसला जो होता है वो रेपुटेशन का होता है। आपको पता है रेपुटेशन भी एक चीज़ होती है कि बंदा जब गलत काम कर रहा होता है और किसी को पता नहीं होता तो उसकी बड़ी इज्जत हो रही होती है, और जब वो गलत काम छोड़ देता है तो माजी की बात का पता चल जाता है तो फिर उसकी बड़ी बेइज्जती होती है। तो एक रेपुटेशन भी एक चीज़ है जिसे अनडू करना होता है, अनडू इट। और रिकवरी प्रोग्राम में अपनी रेपुटेशन को ठीक करने के तेज़ नुस्खे बताए जाते हैं। आजकल तो अगर आप यूके या अमेरिका में बस स्टॉप पे खड़े हों तो आपको फ़ौरन बताया जाएगा कि जिस बस पे आपने जाना है 13 मिनट बाद आएगी। वहाँ लिखा होता है कि आपके जो नंबर की बस है वो 13 मिनट बाद जाएगी, और वो बस अगर रास्ते में कहीं फंस जाए तो फिर नया लिखा हुआ आ जाएगा कि पहले ख्याल था कि वो 13 मिनट में आएगी, अब वो 18 मिनट में आएगी। बात ये सिंपली है कि आपने अनडू करना है ना। आप में से कई लोग होंगे जिनको डायबिटीज़ होगी, और उनके लिए ये खुशखबरी है कि उसे आप अनडू कर सकते हैं। हार्ट डिज़ीज़ को अनडू कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा चीज़ जो अनडू आप कर सकते हैं और जिसको आपका दिल जल्दी मानेगा वो है मोटापा। आप में से कौन कौन मानता है कि डायबिटीज़ और दिल की बीमारी और मोटापे में से सबसे ज़्यादा आसान अनडू करना किसको है? पर ऐसा नहीं है पर ऐसा नहीं है, ये सबसे मुश्किल है। लेकिन अगर आप मोटापे को अनडू करते हैं तो बड़े काम बीच में ही ठीक हो जाते हैं। नशों में भी आमतौर पर समझा जाता है सबसे मुश्किल नशा छोड़ना कौन सा है? सिगरेट का। बच्चों को पता है, ठीक है। सिगरेट को छोड़ना शराब छोड़ने से मुश्किल है। मैं आपको बताऊं कि
चाय के बारे में तो नहीं, लेकिन चाय के अंदर जो चीज़ कैफ़ीन होती है उसे ज़बरदस्त नशा माना जाता है। और मेरे एक बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त थे, अब दुनिया में नहीं रहे, और उनसे मैंने नशे की बीमारी के बारे में बहुत कुछ सीखा, 30 साल सीखा। और वो दोस्त भी थे और को ट्रेनर भी थे। मैंने उनके साथ थाईलैंड में एक ट्रेनिंग दी भी हुई है वहाँ के लोकल रिहैब्स को और दूसरे मुल्कों से आने वाले लोगों को। और उनको कैफ़ीन की एडिक्शन थी, जो कि ज़्यादातर वो कोक की शक्ल में, कोको कोला की शक्ल में, जो शुगर फ्री कोको कोला होता है वो पिया करते थे। और उनके हर तरफ दो इधर दो इधर दो इधर कोको कोला पड़े होते थे। और वो ट्रेनिंग देते थे नशे की बीमारी से दूर रहने के ऊपर। खुद वो कोक पी जाते थे। और उनसे बड़ा नशे का माहिर खाल खाल ही दुनिया में कोई होगा। उनका नाम टेरेंस गोर्स्की था। टेरेंस गोर्स्की ने 1984 में किताब लिखी थी, स्टेइंग सोबर। स्टेइंग सोबर यानी सोबर रहना। एक तो है नशा छोड़ना, ये एब्सटिनेंस है, इसको हम कहते हैं एब्सटिनेंस। और एक है नशा छोड़ के नफ्स मुतमिन बन जाना, सोना इंसान, सुथरा मज़ेदार इंसान बन जाना कि लोग भी आपको इंजॉय करें और आप भी अपने आप को इंजॉय करें, जिसे मोमन कहते हैं। जैसे मोमन सरासर खैर ही खैर होता है कि वो आता नज़र आए तो बंदे को अच्छा लगता है कि इससे मुलाकात होगी। तो टेरेंस गोर्स्की का नाम दुनिया में डंका बजता है और वो पिछले साल फौत हो गए। और मेरी उनसे जो मुलाकात थी आखिरी, वो 2012 में हुई थी। और उस वक्त वो एक्टिवली कैफ़ीन एडिक्शन में थे। और वो ट्रेनिंग देने से पहले और ट्रेनिंग देने के बाद और नाश्ते से पहले और नाश्ते के बाद और खाने से पहले और खाने के बाद वो मुसलसल पी जा रहे थे। और मैंने उन्हें कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं अपनी सेहत के साथ? और उन्होंने कहा छोड़ रहा हूँ मैं, बस कम कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। यही फ़िक्रे बोलते हैं ना हम सब, छोड़ रहा हूँ। और ये छोड़ रहा हूँ इसमें सच होता है, कहता है मैं छोड़ रहा हूँ। क्या मतलब क्या होता है जब कोई कहता है मैं छोड़ रहा हूँ, तो हमें कहना चाहिए हाँ हमें पता है आप छोड़ रहे हैं। छोड़ रहा हूँ मतलब बेबुनियाद बातें कर रहा हूँ। और उनकी याददाश्त के ऊपर भी बुरा असर पड़ा था। और उसके बाद जब वो वापस गए अमेरिका, तो उसके बाद उन्होंने ख़ुद काम नहीं किया, ख़ुद काम नहीं किया। और उनके नाम पे काम होता रहा 6-7 साल, पर उनका काम करने को दिल नहीं करता था। बुढ़ापा भी था। वो कोई अगर आज ज़िंदा होते तो 71 साल के होते। दुनिया भर में शायद ही कोई नशे की बीमारी के माहिर हों जो उनके शागिर्द ना हों। तो एक जो उस्ताद था, उसके लिए वो बात आपने जो कही कि चाय, तो चाय के अंदर भी कैफ़ीन होती है। तो एक्चुअली जब हम एब्सटिनेंस में जाते हैं तो हमें ये नहीं देखना होता कि ये चाय छोड़ रहे हैं, कि सिगरेट छोड़ रहे हैं, कि शराब छोड़ रहे हैं, कि मारिजुआना छोड़ रहे हैं या कोकेन छोड़ रहे हैं। एक्चुअली हम अपने नफ्से मुतमिन की तरफ जा रहे होते हैं। हम अपने अंदर कूल होना चाह रहे होते हैं। क्योंकि आप देखें इंसान कैसा है कि दुनिया में आता है, सबसे पहले उसके आने का कैसे पता चलता है? वो रोता है। तो जो फर्स्ट क्राई है वो जाहिर करती है कि रोता हुआ आता है बंदा, और खीर में खामोश हो जाता है। जाने का पता खामोश होने से चलता है। आप देख लिए, जब आता है तो रोता है, जब जाता है तो खामोश हो जाता है, जब खामोश हो जाता है तो पता चलता है कि चला गया। तो इसके दरमियान उसकी जिद्दोजहद जो होती है वो सुकून के लिए होती है। और ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर वो रिकवरी में आ जाए, अगर वो दूसरे इंसानों को पछाड़ना छोड़ दे, दूसरे इंसानों को पछाड़ना, गिराना छोड़ दे, मुमताज़ होना छोड़ दे।
आपको हमेशा आपके पेरेंट्स ने कहा होगा कि तुम मुमताज़ हो जाओ और तुम बहुत ऊंचे जाओ, तुम सितारों की तरह चमको, तुम बहुत ऊंचे दरख्त की शाख से उल्टा लटक जाओ कहीं। अब भी आप में से किसी की ख्वाहिश है कि अपने बच्चों को आप ये कहते रहें कि मुमताज़ हो जाओ, या आप कहेंगे कि खुशबाश हो जाओ और बाकिरदार हो जाओ, मुतमिन हो जाओ, पुरसुकून हो जाओ। अब आपको समझ में आ गई कि क्या आपको किसी को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया है कि अपने बच्चों को क्लास में अव्वल आने के लिए कहना मुनासिब नहीं है, और अपने बच्चों को कहना कि तुम सारी दुनिया को पीछे करके तुम रेस जीत जाओ, रैट रेस, तुम नंबर 1 पे आ जाओ, ये मुनासिब नहीं है। लेकिन हम सब कहते रहे ना एट वन पॉइंट इन लाइफ कि हमारे बच्चे जो हैं वो सबको पीछे छोड़ जाएं। हम बहुत सारी गलतियां मुसलसल किए जाते हैं, तो हम बहुत सारी गलतियां मुसलसल करते चले जा रहे हैं इंसान हज़ारों सालों से, और हर चंद साल के बाद हम अपनी कुछ गलतियों को दूर कर लेते हैं। इंसान तरक्की कर रहा है और उसकी निशानी ये है कि वो अपनी गलतियों से निजात हासिल कर लेता है। तो आप में से कोई है जो मुझे ये बताए कि वो अब अपने बच्चों को ये नहीं कहेगा कि तुमने सबको पीछे छोड़ देना है, तुमने सबको नीचे छोड़ देना है, और तुमने ऊंची परवाज़ करनी है, और तुम्हारे जैसा कोई नहीं होना चाहिए, और तुम सितारों से ऊपर चमकना, बजाय इसके कि हम उसे अब ये कहना शुरू करें कि तुमने किरदार साजी पे तवज्जो देनी है, तुमने अपने आप को पसंद करना है, यू हैव टू लाइक योर सेल्फ, कुछ ऐसा करना है दैट यू लाइक योर सेल्फ। अपने बच्चे को सिर्फ ये कहना है कि तुमने वो करना है कि जिसके बाद यू लाइक योर सेल्फ। इससे ज़्यादा आसान नुस्खा कोई है कि आप अपने बच्चे को कहें कि देखो और कुछ नहीं चाहिए, बस तुमने वो करना है जिसके बाद तुम्हें अपना आप अच्छा लगे, यू लाइक योर सेल्फ। और जो बंदा भी अपने आप को पसंद करता है, ये वही बंदा होता है जिसको कभी नशे की ज़रूरत महसूस नहीं होती, और ऐसे बंदे दुनिया में बहुत कम होते हैं जो अपने आप को पसंद करते हैं। कहना बिल्कुल एक और बात है और हकीकत कुछ और होती है। मिलजुल के फिगर आउट करते हैं कि हाउ डू यू लाइक योर सेल्फ। देखिए, जब आप इलाज में आते हैं तो आपको पता चलता है कि नशे की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो करैक्टर डिफेक्ट्स जमा कर लेती है, और बीमारियां भी करैक्टर डिफेक्ट्स जमा करती हैं। आपको शायद सुन के हैरत हो कि डायबिटीज़ की बीमारी भी करैक्टर डिफेक्ट्स जमा करती है। जब बंदे को डायबिटीज़ होती है तो करैक्टर डिफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। जब बंदे को दिल की बीमारी होती है और ब्लड प्रेशर होता है, जोड़ों की दर्द होती है, या कोई इस तरह की बीमारी आती है, तो करैक्टर डिफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। करैक्टर डिफेक्ट्स बीमारियों से आते हैं। मुझे बताइए कि जब कोई बच्चा छोटा सा जिसको बुखार होता है और वो वॉमिटिंग करता है और जिसके पेट में दर्द होता है, तो वो तंग करता है ना, कहते हैं जी मुझे गोद में लेके रखो, टेंट्रम थ्रो करता है। हर बच्चा जो बीमार होता है पहला काम है कि वो अपनी बीमारी को एनकैश करना चाहता है। अच्छा, जब बीवी बीमार होती है और खामद तवज्जो देता है तो फिर बीवी को बीमार होना अच्छा लगता है। मैं बता रहा हूँ कि अगर खामद सिर्फ बीवी को उस वक्त तवज्जो देता है जब वो बीमार होती है, तो अनजाने में बीवी अनकॉन्शियसली बीमार होना शुरू हो जाती है, क्योंकि तवज्जो बीवी को चाहिए होती है। और वो शाम को सर पे पट्टी बांध के, थोड़ा सा चेहरा वैसा बना के, तो खामद की तवज्जो हासिल करना चाहती है, और खामद उसको तवज्जो देता है जब वो बीमार होती है। ये लर्न सिकनेस है। लिहाजा अगर कोई खामद को समझा दे कि भाई तुम वैसे ही तवज्जो दे दिया करो, तो उसको ये पापड़ ना बेलने पड़े, तो मैं बीमारियों का करैक्टर डिफेक्ट से रिश्ता इस्टेब्लिश कर रहा हूँ कि जब भी इंसान बीमार होता है, मुझे बताइए कि जब बंदा बीमार होता है तो चिड़चिड़ा होता है ना, और दूसरे लोगों के साथ बदतमीज़ी करता है ब्लड प्रेशर के नाम पे कि मैनू अज ब्लड प्रेशर है, मेरे तो परा परा हट जाओ।
मैनू अज शुगर वधी है तो देखो कुछ ख्याल करो। तो जो बीमारियां होती हैं ये करैक्टर डिफेक्ट्स जमा करती हैं। सेहत जो होती है वो एक आला चीज़ है, उसमें करैक्टर डिफेक्ट्स जो है हटते हैं, झड़ते हैं, वो उसमें हिम्मत आ जाती है, वो अपने फ़राइज़ पूरे करने शुरू करता है, वो मुस्कुराना शुरू करता है। सेहत की ये निशानियाँ हैं। जो करैक्टर डिफेक्ट्स हैं ये नशे की बीमारी में भी जमा होते हैं। चाय से लेके सिगरेट तक और सिगरेट से लेके अल्कोहल तक और हेरोइन तक और कोकेन तक, ये करैक्टर डिफेक्ट्स हैं जो कि जमा होते हैं। और जब हम रिकवरी में जाना शुरू करते हैं तो करैक्टर डिफेक्ट्स धुलने शुरू होते हैं, करैक्टर डिफेक्ट्स हटना शुरू हो जाते हैं। कब मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगा? तो यह है कि जितनी जल्दी करैक्टर डिफेक्ट्स को पहचान लें, जितनी जल्दी करैक्टर डिफेक्ट्स जो हैं ये हमारे सहारे बन जाते हैं, ये बैसाखियाँ हैं। ये जो फॉल्स सहारे हैं ये असली सहारे नहीं हैं। अपने पाँव पे खड़े होने वाली बात ही कुछ और होती है और बैसाखियों की बात ही कुछ और होती है। तो जो करैक्टर डिफेक्ट्स हैं यानी वादे तोड़ना, सेल्फिश होना, दूसरे लोगों को तंग करना, उनका वक्त नाजायज़ तौर पर अपने आप पर इन्वेस्ट कराना, उनके साथ बुरे अल्फाज बोलना, उनको धमकियां देना, धमकियों में कभी अपने आप को कुछ तकलीफ़ पहुंचाने की बात करना, कभी दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने की बात करना, ये करैक्टर डिफेक्ट्स हैं। यानी धमकियां देना कि मैं अपने आप को कुछ कर लूँगा, मैं घर से भाग जाऊँगा, या फिर मैं घर के शीशे तोड़ दूँगा, या मैं फिर खुदकुशी कर लूँगा, या मैं यूँ कर लूँगा, या मैं फिर आपकी रेपुटेशन ख़राब करूँगा, जाके मैं आपके ख़िलाफ़ सारे शहर में बातें करूँगा। ये सारे के सारी धमकियाँ जो हैं, ये जो थ्रेट्स जो हैं, इनको हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक है वीटो थ्रेट्स और एक है कीटो थ्रेट्स। वीटो थ्रेट्स ये होती हैं कि मैं फिर खाना नहीं खाऊँगा, मैं घर से भाग जाऊँगा, फिर मैं तालीम हासिल नहीं करूँगा, मैं यूनिवर्सिटी छोड़ दूँगा, ये अपने आप को मैं कुछ कट लगाऊँगा या अपने आप को मैं कोई तकलीफ़ पहुँचाऊँगा, तो इनको हम वीटो थ्रेट्स कहते हैं, वीटो थ्रेट्स। और कीटो थ्रेट्स होती हैं कि मैं फिर तुहानू को सुन मारांगा, या मैं शीशे तोड़ दूँगा, या मैं आपकी गाड़ी पे डेंट डाल दूँगा, तलाक दे दूँगा, छोड़ दूँगा, ये कर दूँगा, आपके ख़िलाफ़ बातें करूँगा, आपकी रेपुटेशन ख़राब करूँगा। ये कीटो थ्रेट्स होती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कोई बंदा थ्रेट्स दे नहीं सकता जब तक कि हम उसकी मदद ना करें। थ्रेट्स देने में कोई बंदा थ्रेट्स नहीं दे सकता जब तक कि हम उसकी मदद ना करें। दूसरे बंदे को कोई भी गलत काम करने के लिए आपका थोड़ा तावन चाहिए, चाहे वो तावन 2% हो। आप किसी भी बंदे से बात करें तो हाथापाई तक नौबत तब आएगी जब आप भी थोड़ी मदद करें, या बेइज्जती करने कराने पर नौबत आएगी जब आप भी बीच में कोई गेम में हिस्सा लें। अगर आप 0% हिस्सा डालते हैं तो कभी कोई मसला नहीं हो सकता। आप खामोश रह के सवाल कर सकते हैं दूसरों से, उन्हें आप इश्ताल दिलाने से परहेज़ कर सकते हैं। आप कोई मुंह से लफ्ज़ निकालने से पहले सोच सकते हैं कि इसका असर दूसरे पे क्या होगा, क्योंकि हम जो बातें भी करते हैं उनका और कोई मतलब नहीं होता माँ सिवा इसके कि जो दूसरे उससे मतलब अखज़ करते हैं। क्योंकि हर बंदे की ज़बान में वोकेबलरी में फ़र्क होता है। जो हम सोचते हैं कि इस लफ्ज़ का मतलब है, किसी और बंदे के ज़हन में उसका मतलब कुछ और होता है। फिर हम जिन फेशियल एक्सप्रेशन के साथ बात करते हैं मतलब बदलता रहता है। अगर आप फेशियल एक्सप्रेशन बदलते रहें तो मतलब बदलता रहेगा, अगर आप बॉडी लैंग्वेज बदलते रहें तो मतलब बदलता रहेगा, अगर आप टोन ऑफ वॉइस बदलते रहें तो मतलब बदलता रहेगा। तो लिंग्विस्टिक्स का स्टूडेंट होना, ज़बानदानी का स्टूडेंट होना हम सब के लिए लाजिम है, ये चॉइस नहीं है। अगर हम बाप हैं या माँ हैं या बेटा हैं या बहन भाई हैं या मियाँ बीवी हैं,
अगर हम जंगल में किसी अलग जगह बैठ के अकेले इबादत नहीं करते तो हमें बातचीत आनी चाहिए। अगर हम दुनिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अगर हमें दूसरे लोगों के साथ बातें करनी है, तो हम ज़बान दानी से पहलू नहीं बचा सकते, हमें बात सोच के करनी पड़ेगी। और अगर हमने ये फ़ैसला अभी तक नहीं किया कि हमने जंगल में तन्हा रहना जाके, तो हमें ज़बान को सीखते रहना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो लापरवाही हम अपने फैमिली मेम्बर के साथ बात करते हुए बरतते हैं, बाहर नहीं बरतते। बाहर हम थोड़ा सा मुहतात हो जाते हैं, हद अदब रखते हैं और थोड़ा फैशनी हो जाते हैं, लेकिन घर में हम बात करते हुए लूज टॉक कर जाते हैं। लूज टॉक कर जाते, की फ़र्क पड़ता है। घरों में जो ज़ोरावर होता है, जो घर का सरबराह होता है, वो लूज टॉक करता है, वो फुनकारता फिरता है। और जो सेकंड इन कमांड है यानी सरबराह की बीवी, तो उसका भी ताकत चलती है, तो वो भी कुछ ना कुछ बात ऐसी कर सकती है। उसका बहू पे ज़ोर चलता है तो वो उधर चला देगी, बहू का ज़ोर अपने खामद पे चलता है तो वो उधर चला देगी, खामद का ज़ोर अपने मुलाजमों पे चलता है तो वो अगले दिन सुबह उनकी बेइज्जती करके बदला ले लेगा। तो ये आगे ट्रिगर होता रहता है। इसको हम रिपल इफ़ेक्ट कहते हैं। रिपल इफ़ेक्ट, जब आप तालाब के अंदर कंकर फेंकते हैं तो लहरें किधर जाती हैं, गोल गोल घूम के किनारों की तरह। इसको हम रिपल इफ़ेक्ट कहते हैं। तो घरों में भी जब कोई बात करता है तो उसका एक रिपल इफ़ेक्ट होता है। कौन ऐसा खामद है जो कि बीवी को तवज्जो देता है, यही आपका सवाल था। हर खामद जो है वो अपनी बीवी को तवज्जो देता है। जिन खामदों ने बीवी को तवज्जो नहीं देनी होती वो शादी ही नहीं करते। लेकिन हर खामद इब्तिदा में अच्छा ही स्टार्ट देता है बीवी को। आपने देखा होगा कि ख़वातीन को कुदरती प्रिविलेज हासिल है। आपने देखा होगा कि हमेशा कैडेट कॉलेज के बाहर लड़के खड़े होते हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि ख़वातीन के जो कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ होते हैं वहाँ जाके लड़के बाहर खड़े होते हैं। कभी आपने नहीं देखा होगा कि लड़कियाँ जाके किसी कॉलेज के बाहर खड़ी हों कि अंदरों मुंडे निकलन गए थे। जी, ऐसा नहीं होता ना। आपने देखा होगा कि हमेशा मुर्गी के पीछे मुर्गा जा रहा होगा। आपने कभी किसी मुर्गे के पीछे जाते हुए नहीं देखा होगा। ठीक, तो एक नेचुरल एडवांटेज तो हासिल है और यू गेट अ गुड स्टार्ट। उस स्टार्ट को कैसे फिर आप अपने हक में जारी नहीं रखते और कोई ना कोई गलती करते हैं जिससे कि वो जो तरसता था निगाहों के लिए वो फ़ोन कॉल भी वापस नहीं करता, वो मिस्ड कॉल पे मिस्ड कॉल हो तो वो वापस ही नहीं करता। कहीं ना कहीं ख़वातीन को ये गुर सीखने की ज़रूरत है हमारे पास आके कि वो अपने खामदों को कैसे दोबारा अपने मगर लगा सके। मैं तो ऑप्शन दे रहा हूँ कि अगर कोई सीखना चाहे खामद को पीछे लगाना उस तरह जो पहले अज़ल में था, तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये चंद छोटे छोटे राज, देखिए बहुत आसान होता है, लेकिन हम लोग चूँकि जानते नहीं तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। जो चीज़ भी हम जानते हैं वो बहुत आसान होती है, जो चीज़ जानते नहीं वो मुश्किल हो जाती है। अभी जैसे मैं ज़बानदानी की बात कर रहा हूँ कि अगर आप बातचीत अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो हाथापाई तक नौबत नहीं आना चाहिए। हाथापाई तक नौबत आती तब है जब ज़बानदानी जवाब दे जाती है, तो फिर आप हाथापाई तक उभर आते हैं और दोनों में से कोई एक बंदा हाथापाई की तरफ आता है तो दूसरा कहता है मैं भी तैयार हूँ। कहीं ना कहीं वो इस इरादे का इजहार करता है। बेटा कहता है कि मैं तंग आ गया ताड़े कोल, मैं नहीं रहना ताड़े घर, मैं दफ़ा हो जाना किसी पासे। तो बाप कहता है अभी निकलो, उठो, चलो ऐ सामान चुक चुक के बाहर सुनना शुरू कर दो। कभी आपने ऐसे मनाजर देखे? आज ही मैं एक फैमिली से डिस्कस कर रहा था ये चीज़ें, तो वो बेटा कह रहा था कि जी मैं जाना चाहना घरों पढ़न जाना चाहना वा, मैं इस घर दे विच मजीद नहीं रहना चाहता है, मैं बड़ा दुखी हाँ, मैं फाउंडेशन करने कहीं जाना चाहता हूँ। और मैंने पूछा उनसे कि आप पहले क्या कर चुके हैं? उन्होंने कहा जी मैं ओ लेवल कर चुका हूँ, पहले मेरे साइंस सब्जेक्ट थे, फिर मुझे वो मैं कोप ना कर सका साइंस सब्जेक्ट से,
तो मैंने कहा कि मैं आर्ट्स सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ। तो स्कूल वालों ने कहा कि अब तुम प्राइवेट इम्तिहान दे सकते हो लेवल का। तो फिर मैंने प्राइवेट इम्तिहान दिया है। मैंने कहा ग्रेड कौन से आए? कहते सी और डी। मैंने कहा कि सी और डी क्यों अभी आए? आपके क्यों आए? आपका फुल टाइम काम पढ़ना था, आपको फुल टाइम रोटी मिलती थी, बर्गर मिलते थे, एसी गाड़ी हर शय आपको मिलती थी। तो आप जो बहुत तंग हैं अपने घर वालों से, तो अच्छा वैसे वो बच्चा किसी नशे में नहीं था, वो बस अपने माँ बाप से वैसे ही नाराज़ था। माँ बाप, उसको लगता था कि माँ बाप ठीक नहीं। मुझे कह रहा था कि डॉक्टर साहब तो नहीं पता, अब्बा सामने बैठा था कि मेरा अब्बा ठीक नहीं है। तो मैंने कहा कि आजकल मार्केट में अब्बे ठीक नहीं आ रहे, आप चाहें तो आहिस्ता आहिस्ता गुजारा करें, आप आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा कि आपने देखे वो लेवल भी नहीं किया, अब आप ए लेवल भी प्राइवेट कर रहे हैं, अब आप घर की तपश से दूर कहीं जाना चाहते हैं, लेकिन जिस घर में आप रहते हैं वहाँ 10 मुलाजम हैं, आप आंखें भी नहीं खोलते तो आपकी आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। और अगर आप यूके चले गए या कनाडा चले गए तो वहाँ कोई मुलाजम नहीं होता दूर दूर तक। हमें इल्म है ना, आज थोड़ी देर 5:15 वैसे ही ख़त्म हो जाना। आज सेशन 5:15 वैसे ही ख़त्म हो जाना है। आइए जी जी, पहले मैं बात ख़त्म कर लूँ। तो मैंने कहा कि आपको बड़ा दुख होगा बाहर जाके। कहते हैं नहीं, कई दफ़ा मैं कहता हूँ चला जाऊँ, कई दफ़ा मेरे अब्बा कहते हैं तू दफ़ा हो जा, तो मेरा सामान चुक चुक के बाहर सुटना शुरू कर देंगे ने, और कई दफ़ा मैं जाना चाहता हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि पार्टिंग किक नहीं देनी चाहिए। आप में से किसी को पता है पार्टिंग किक क्या होती है? एवं हल्की जी गल कर देना, किसी बंदे को चिढ़ाने वाली बात कर देना, वो बुरे इरादे का इजहार कर रहा है तो आप कह रहे अच्छा कर, तू चंगा है, इसी दुनिया पे आ जाएंगे। तो पार्टिंग किक नहीं देनी चाहिए। अगर कोई बीवी कहती है कि मैं मैके जाना चाहती हूँ और मैं बड़ी दुखी हो गई हूँ और मैं कभी वापस नहीं आना चाहती, तो आप कह सकते हैं कि ना जाओ, और अगर तुम जाओगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा और मैं तुम्हें बड़ा याद करूँगा और मुझे मजबूरन कोई और ढूंढनी पड़ेगी। जाने के ऊपर किसी का दिल चाह रहा होता है, कोई चाह रहा होता है मैनू फड़ लो, मैनू रोक लो। देखिए ये जो एक मान होता है ना फैमिली में कि जी मैनू रोक लो, ये थोड़ा सा कर लेना चाहिए कि बैठो, बैठ के बात करो और नुक्ता नज़र बयान करो, देखो शायद हम किसी सोल्यूशन तक पहुँचें। देखिए मैं आपको बताऊं कि 2 अप्रोचेज़ में से एक अप्रोच पे जाना ज़्यादा बेहतर है, और वो 2 अप्रोचेज़ ये हैं। एक होती है ये अप्रोच कि मसला हल हो जाए, और एक ये अप्रोच होती है कि असूलों की सरबुलंदी हो जाए। लेकिन ज़्यादातर लोग इन द हीट ऑफ द मोमेंट कहते हैं नहीं मेरा असूल ये है। मसला ये है कि जो सलूटोजेनिक अप्रोच है, सलूटोजेनिक का मतलब है जो सोल्यूशन ओरिएंटेटेड, एक होती है पैथोजेनिक अप्रोच कि लड़ मर जाना है, कख नहीं छड़ना एक दूसरे का, तो अलमबरदार रहने के जी मैं किया है तो फिर मैं ठीक किया है। तो वो जो एक होता है ना अपने खुद साख्ता असूलों के जाल में फंस के क्रश हो जाना, उससे बेहतर ये है कि सलूटोजेनिक अप्रोच हो कि मैं वो काम करूं जिससे मसला हल हो जाए, मैं वो काम ना करूं जिससे मेरे खुद साख्ता असूलों की सरबुलंदी हो जाए, क्योंकि असूल बदलते रहते हैं। आप देखिए किसी जगह आप अभी भी जाते होंगे शहर में किसी जगह डिफेंस में, तो एक चौक आता है, वहाँ कोई लाल बत्ती नहीं होती, लोग आते हैं देखते हैं दाएं बाएं और साहब लगा के तो निकल जाते हैं। एक और चौक आता है जहाँ पे फिर सिग्नल होता है, तो आप अपने सिग्नल को देख के निकल जाते हैं। फिर एक और होता है जहाँ गोल दायरा होता है और आप गोल दायरे से घूमते घूमते निकल जाते हैं। फिर एक और होता है जिसमें अंडरपास होता है। तो कोई पक्का असूल नहीं होता। असल मकसद सोल्यूशन है कि आप ट्रैफिक में सही चल रहे हैं, अगर आपको रुकावट नहीं पेश आती। ज़िंदगी में भी आपको जो असूल होते हैं इसीलिए समझाए जाते हैं कि उससे कुछ आसानी पैदा हो जाए। अगर आपके असूलों से आपके लिए और किसी के लिए कोई आसानी पैदा नहीं हो रही, तो आप अपने असूलों को नज़र षानी करके देख लें। और
ये जो घरों में छोटा मोटा होता है मसला, इसमें ऊंची आवाज़ करना अच्छा नहीं है। खप डालना, एक मसला हल करने के लिए दो मसले पैदा करना, ये अच्छा नहीं है। ये होता है ना कि एक मसला हल करने के लिए दो मसले पैदा करना। मसला हल करना है, शीशा तोड़ दो, अब ये मसला पैदा आपने कर दिया है। इससे पहले कि आप बाकी शीशे तोड़ें, घर वाले कहते तेरा मसला हल कर देने। तो इससे आइंदा रवायत ये पड़ जाती है, गाड़ी को डेंट डालना। इंसान अज़ल से मसला हल करने के लिए मसला पैदा करता आया है कि जी किधरे धरना दे देता, किधरे कुछ कर देता, ट्रैफिक ब्लॉक कर देती, लोगों को तकलीफ होएगी, आप पे कोई ना कोई मसला हल करेगा। ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है। अनपढ़ लोग या पढ़े लिखे लोग, गोरे लोग या काले लोग, सारे लोग ही यही तर्ज़ अमल इख्तियार करते हैं। इवन अमेरिका में खामदों का बीवियों को मारना, जो कि एक बहुत सिविलाइज्ड मुल्क है, यूके एक बहुत सिविलाइज्ड मुल्क है, वहाँ डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस निपटाते निपटाते पुलिस फावी हो जाती है। और पाकिस्तान में तो मर्द समझते हैं कि उनका हक है कि बीवी ने दो चार ला देती हैं, मतलब कानों कान खबर नहीं होती। बाज़ औक़ात मैंने बीवियों को कहते सुना कि अच्छा चलो मारता है, खाने को भी तो देता है ना। तो हमारे रिश्तेदारों में ऐसे वाक़यात देख के दिल दहल जाता था कि बीवी कह रही है अच्छा जो मैंने गालां कट देते खाने भी तो देता है ना। ये चेंज जो आती है, ये जो इस तरह के माहौल में हम बातें करते हैं और बहुत सारे लोग बैठ के बातें करते हैं, तो फ़ौरन अनकॉन्शियसली नताइज आ रहे होते हैं कि ज़्यादा लोग क्या सही समझ रहे हैं। जब हम बात करते हैं तो नहायत खामोशी से आप वोटिंग कर रहे होते हैं। जब भी हम यहाँ बात करते हैं, वैसे वोटिंग सिस्टम भी हम फ्यूचर में लाने के बारे में सोच रहे हैं कि आपके हाथ में बटन हो कि जब हम बात करें और पीछे लिखा हुआ आए और आप बटन दबा के बता दें कि आपका वोट किधर है, और आप एक बटन दबाएंगे तो पता चल जाएगा कि आपका वोट इधर है। और वो चीज़ें रिसर्च में फिर बहुत मदद करती हैं। नहीं मौजूद है, हमारे पास नहीं है। देखिए ऐसा सिस्टम जो मौजूद है कि बातें करते करते वोटिंग चल रही हो, ये मौजूद है। हम लाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो महंगा सिस्टम है। तो हमने उस सिस्टम को जब हासिल करना होता है तो हमने अपने वसाइल देखने होते हैं। जी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये हमारी प्रायोरिटी पे नहीं है। हमारी प्रायोरिटी पे आपके इमीडिएट रिलीफ है कि ऐसी चीज़ें हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि जिससे आज का इमीडिएट रिलीफ आपको वो मिल सके। सबसे बड़ा जो अहम मसला है वो यही है कि जब वायलेंस होता है तो साइलेंस होता है, क्योंकि जब कोई ठा 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 कर रहा होता है तो लोग सहम के बिल्कुल छुप जाते हैं। लेकिन जो सहम के छुप जाते हैं उनके जज्बात अंदर ही अंदर उबलते रहते हैं और वो पहली फुर्सत में या तो अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं या दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि हमारे जो ओरिजिनल थिंकिंग है, अगर आज की बात में हम अपनी उस ओरिजिनल थिंकिंग को ठीक कर लें, अगर हम अपनी ओरिजिनल थिंकिंग को ठीक कर लें कि बेइज्जती करने से कोई इस्लाह हो सकती है, ये एक ओरिजिनल थिंकिंग है, हिस्टोरिकल थिंकिंग है कि बेइज्जती करने से इस्लाह होती है। ये एक तारीख़ी नुक्ता है जो कि हमें किताबों में, कहानियों में और अफसानों में मिलता है कि जब हम बेइज्जती करते हैं तो उससे कोई बेहतरी आती है, उससे कोई इस्लाह होती है। अच्छा, ये बात हमारी घुट्टी में पड़ी है कि बेइज्जती करने से कुछ फ़ायदा होता है, क्योंकि वक्ती तौर पर हम देखते हैं कि बेइज्जती करने से लोग हशप कर जाते हैं, बेइज्जती करने से लोग कहते हैं अच्छा मैं आइंदा ऐसे नहीं करूँगा। लेकिन अमली तौर पर इन दी लॉन्ग रन बेइज्जती करने से कोई अच्छे नताइज नहीं निकलते। तो हम अपने बेइज्जती प्रोग्राम को अगर बंद कर दें, जो कि हम यहाँ रोज़ कहते हैं, सबसे पहली बात कहते हैं कि अपने दिल में अपने इन बच्चों को इज़्ज़त से देखना शुरू कर दें। आप कहते हैं यार एड्डी केड़ी गल है, इज़्ज़त नाल ही वेखने नहीं। ये मैं जो बार बार कहता हूँ तो वो इसलिए कहता हूँ कि आप और थोड़ा एक दर्जा गहरी तौर पर ये बात मान लें कि अपने बच्चों को हम इज़्ज़त से नहीं देखते जब वो नशे करते हैं,
और आधी आधी रातों को हमें उनकी शिकायतें मिलती हैं, और जब वो पुलिस में फंसते हैं और जब वो झूठ बोलते हैं और जब वो पैसे चुराते हैं तो फिर दिल नहीं करता उनकी इज़्ज़त करने को, और हम भूल जाते हैं कि ये हमारे बच्चे हैं और हमें इनको इज़्ज़त की निगाह से देखना है, वरना सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो इज़्ज़त से देखना है, सिर्फ इज़्ज़त की नज़र से देखना है, गौर से देखना है, और रास्ते में जो धुंध है उसको हटा के देखना है। तो जब हम इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं उनको, तो हम उनको फिर बुरा भला नहीं कहते, फिर हम लूज टॉक नहीं करते, फिर हम उनको ये नहीं कहते कि जब तक असी जिंदा वां तुसी मौज करते हो, असी जो मर जाएंगे तो तुसी रुलोगे, तो तुहानू तो किसी ने रोटी भी नहीं देनी, तुहानू तो फिर बस कुछ भी नहीं लभना दुनिया च। तो जब हम उनकी ये पेशीन गोइयाँ कर रहे होते हैं कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्योंकि अगर आप किसी नजूमी के पास गए हैं कभी ज़िंदगी में, तो आपको पता होगा कि जब वो नजूमी मुंह खोलता है तो आप क्या सुनना चाहते हैं, समथिंग पॉजिटिव। लोग सिर्फ इस वास्ते लोग नजूमियों को जाके पैसे देते हैं कि नजूमी कोई अच्छी बात कर दे, और नजूमी ऐसा ही करते हैं। तो मुझे बताइए कि माँ बाप जिनकी एक बड़ी अथॉरिटी होती है, बचपन से वो देखते आ रहे हैं, ऐसे देखते हैं लोग माँ बाप को, ऐसे देखते हैं कि छोटा सा होता है ना बच्चा, तो जब माँ कहती है तू बर्बाद हो जाना है, तू रुल जाना है, तू जेल जाएगा, तो इस चीज़ का बच्चे के ऊपर असर बहुत बुरा होता है। तो हम कहते हैं इज़्ज़त की निगाह से देखें। अब मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी तारीफ़ें शुरू कर दें, क्योंकि जब वो तारीफ़ों वाले काम नहीं करते तो मैं आपको कैसे उकसा सकता हूँ कि तारीफ़ें करें। लेकिन दिल में इज़्ज़त बतौर इंसान इस्टेब्लिश कर लें, बतौर अपने बेटे या बेटी के इस्टेब्लिश कर लें, और उसे अपना हिस्सा समझ लें, अपनी एक्सटेंशन समझ लें, एक्सटेंडेड एक्सटेंशन समझ लें। तो आप जब इस नज़र से उसको देखेंगे तो आपके दरमियान डायलॉग ओपन हो सकता है, डायलॉग ओपन हो सकता है, क्योंकि आपके मुंह से गंदी बात नहीं निकलेगी कोई, और वो आपके सामने सच बोल सकता है कि हाँ मेरा ये मसला है और मैं इस मसले से बहुत तंग हूँ, पर मुझे समझ नहीं लगता कि इस मसले को कैसे हल करूँ, मैंने बड़ी दफ़ा कोशिश की है, मैं कर नहीं पाता। और दूसरी बात यह है कि कैपेबल समझना। मुझे बताइए कि जिस बच्चे को आप कैपेबल समझते हैं कि वो डॉक्टर बनेगा, जब वो चेस पीने लगता है तो आप क्या सोचते हैं कि क्या बनेगा? डॉक्टरी से कुछ नीचे आप कहते हैं ऐसे कोई डिस्पेंसरी बनेगा, चेस पीन लग पे तो हम डिस्पेंसर बनेगा, हीरोइन पीन लग पे तो कहते हैं डिस्पेंसर भी नहीं बनेगा, उनते ए वार्ड बॉय बनेगा। तो नीचे आता चला जाता है ना। तो बीमारियों की वजह से आप किसी बंदे को ये बदशगुनी नहीं देते कि वो आप डॉक्टर नहीं बन सकता या वो इंजीनियर नहीं बन सकता, आप उसे कैपेबल समझते हैं, आप उसे समझते हैं संभाल लेगा अपने आप को, और ये बात आप उसे कहते हैं। पहली बात जो है रिस्पेक्ट है वो दिल में करते हैं, जो कैपेबिलिटी है वो आप उसको कहते हैं कि मुझे पता है तुम नशा छोड़ सकते हो और तुम्हें उसके लिए कोई रास्ता तलाश करना चाहिए। कहते मैनू की पता, आप कहते हैं तैनू सारा पता है, तैनू यह पता है कि अपने लिए मौका किमें तलाश करना है, घरों निकलन दा अद्धी रात नूं दीवार तो छलांग मार के, तैनू हर शै दा पता है कि नशा कित्थों मिलता है, तैनू हर शै दा पता है, तैनू यह क्यों नहीं पता कि नशे तो निजात कित्थों मिलती है। ज़्यादातर लोग जो हमारे पास जो मैनेजमेंट में भी आते हैं, अभी तो मुझे अरसा दराज ही हो गया, मेरे पास आई कोई नहीं कभी मेरा सबॉर्डिनेट के जी आया हो गया है, पता नहीं की हो गया, लेकिन जब आते थे जो कोई भी सबॉर्डिनेट आते थे तो मैं उनको पूछता था अच्छा अब आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? कहते नहीं पता। मैं कहा मैंने भी नहीं पता। ठीक है, तो दो लोग हैं जो एक मसले के बारे में कहते हैं कि हमें नहीं पता कि क्या किया जा सकता है, तो ये एक बेबसी की कैफियत है जिससे सोल्यूशन निकलता है। जब अपनी बेबसी को हम मानते हैं कि मैनू नहीं पता, माँ कहती है मैनू नहीं पता, धी कहती है मैनू नहीं पता, पुत्र कहता है मैनू नहीं पता, और एक घर में 4-5 लोग कहते हैं सानू नहीं पता की करना है, बस सानू नहीं पता। तो ऐसी जो इज्तमाई बेबसी है उसमें से फिर कुदरत बीच में एंटर हो जाती, कहता नहीं ना पता, मैनू पता है, क्योंकि कुदरत है ना एक चीज़, इस दुनिया का निज़ाम चलाने वाली कुदरत है। और जब तक हम
रौला शौला डालते रहते हैं तो कुदरत मुस्कुरा के देख रही होती है। फिर जब हम बेबस हो जाते हैं, या अल्लाह मेरी बस हो गई है, मैनू नहीं पता, तो फिर वो हमारे ज़हन में एक ख्याल डालता है, आउट ऑफ द ब्लू एक ख्याल आता है कि ऐ हो सकता है, और ये डिवाइन वॉइस होती है, डिवाइन वॉइस जो कि आपके अंदर से उठती है कि अच्छा फिर इंज करके क्यों नहीं देख दे। जो भी ख्याल आपके जहन में आज खुद आता है आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, आपकी मर्ज़ी के बगैर, जो भी ख्याल वो आपके जहन से अंदर से उभरता है आपके किसी रॉ मटेरियल डाले बगैर, तो वो जो ख्याल होता है वो डिवाइन वॉइस होती है। अगर आप किचन में भी कोई काम कर रही हैं और आपके जहन में ख्याल आता है कि प्याज काटने की छुरी ऐसे होनी चाहिए और वैसे होनी चाहिए, और आप वैसी कोई छुरी बना लेते हैं जो प्याज काटने में मदद करती है, तो ये डिवाइन है। और ये सब लोगों को ये डिवाइन सॉल्यूशंस नहीं आते। ये ज़्यादातर जो लोग बाइपोलर होते हैं उनको डिवाइन सॉल्यूशंस आते हैं। मैं बाइपोलर डिसऑर्डर की बात नहीं कर रहा, मैं बाइपोलर इन ऑर्डर की बात कर रहा हूँ कि उनको डिवाइन सॉल्यूशंस आते हैं। कि आप देखते हैं कोई चीज़, आप कहते हैं इंज होना चाहिए, तो कोई ना कोई जो आपके जहन में फिर वो आता है और आप वो तजर्बा करते हैं और वो कामयाब होता है, तो फिर आप कहते हैं अच्छा इंज होना चाहिए। तो आप देखें कि अगर आपने 40 साल पहले के किचन देखे हुए हैं और आज के किचन देखे हुए हैं, तो आपको पता चलेगा कि कितने नए सॉल्यूशंस आ गए हैं। अगर आपने 40 साल पहले रीहैब को देखा हुआ है और आप आज रीहैब को देखते हैं, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है कि 40 साल पहले मुँह मारी के अलावा कुछ भी नहीं होता। बाज़ औक़ात वालिदैन इस तरह की बातें जो करते हैं तो वो थोड़ा सा बोझ डाल देते हैं। वो बोझ वही होता है जो एक बंदा बीए में 80% नंबर लेता है, तो आप कहते हैं देख तू बीए 80% नंबर लेते ने, उन्हें एमए थे 90% होने चाहिए देने, तो इससे बोझ पड़ता है। हर बंदा जो रिकवरी में होता है वो एक ख़ास स्टेज तक बेयकीनी की कैफियत में होता है कि पता नहीं मेरा की बनना है। किसी मरीज़ को ये कहना कि तुम्हारे लिवर में कैंसर हो जाएगा, तुम्हारे कैंसर में लिवर हो जाएगा, ये इट डज़ंट वर्क, दिस इज़ ऑब्सोलीट। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो बंदा नशा छोड़े हुए होता है उसके सर पे कोई 10 किलो बोझ होता है इस बात का कि मैंने इसको मेंटेन कैसे करने, ठीक। लेकिन एक स्टेज आती है कि फिर वो लिबरेट हो जाता है। आप यूँ समझें कि जो रिकवरी होती है उसमें आप एक ऐसे एस्केलेटर पे चल रहे होते हैं जो नीचे जा रहा है और आपने ऊपर जाना है, तो आपको क्या करना होगा? अच्छा, आप डबल स्पीड से ऊपर चलते चलते बीच में ज़रा थक जाते हैं, अब्बा जी आ गए ने, अब्बा जी डांटे है, तो तुसी खलो गए हो, तो थोड़ी देर पिछो हुन तुसी उत्ते हो कि थल्ले हो? आप नीचे हैं, ठीक। लेकिन अगर आप कोशिश करते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो आप फिर एक फ्लोर पे आ जाते हैं। अब जब आप इस फ्लोर पे आ गए हैं और आप थोड़ा रुक भी गए हैं, तो अब आप नीचे नहीं जा रहे पर प्लेटियो में आ गए। इसको प्लेटियो कहते हैं। प्लेटियो का मतलब है कि आप मतलब उत्थे ही रह गए और आपको लगता है कि बस डन, मेरा काम हो गया, मैं पहले फ्लोर पे ही आना सी। तो फिर एक बंदा और आता है जो आपको रास्ता दिखाता है कि नहीं, एक मंजिल आगे से घूम के आओ तो फिर भी जाओ ऊपर, और फिर एक और आएगी, फिर एक और आएगी। लेकिन ये जो बीच में प्लेटियो सा आता है, इससे थोड़ी सी तसल्ली होती है। जो आप ऊपर जाते रहते हैं और फिर आगे कोई एस्केलेटर नहीं है, आप छत पे पहुंच गए, लिबरेट हो गए। लेकिन ये एक सेपरेट बोझ है जो कि हर बंदा जो रिकवरी में होता है उसके सर पे होता है। तो आप उसका बोझ बढ़ाएं ना, आप उसका बोझ बढ़ाएं ना। जब आपके ज़हन में कोई डर लगता है तो आप कहते हैं कि मुझे इस चीज़ से डर लगता है। जो ही आप बताते हैं कि आपको किसी चीज़ से डर लगता है तो डर इधर उधर हो जाता है। डर बुज़दिल होता है, डर बाई नेचर बुज़दिल होता है। जब आप उसे कह देते हैं ना ये हो तुम, बोले ना, तो डर पलता है। दुनिया का ये दस्तूर है कि अगर आप अपने डर को बयान कर देते हैं तो डर चूँकि बुज़दिल होता है तो वो फिसल जाता है, इधर उधर हो जाता है। अगर आप अपने डर को छुपा के ऊपर से बहादुर बहादुर बनते हैं तो डर तगड़ा होता है, कहता है ठीक है मैं हूँ भी इधर। और डर को
आप अगर भगाना चाहते हैं तो जिस चीज़ से डर लगता है, टांगें कांप रही हों, तो वो चीज़ कर गुजरें, बजाय इसके कि आप वो करने से इनकारी हो जाएं। सरेदस्त यही सूरत हाल है कि अगर आप में से कोई अपना डर शेयर करेगा तो वालिदैन कहेंगे कि ए तू की कीता है, असी तेरे ते इन्ने पैसे ला दिते ने, असी इन्नी मेहनत की है, तो तू ये गल्लां की कर रहे हैं। तो वो कहेगा अच्छा मैं अगों तो नहीं करता। जब जो डर है ना आपसे कोई शेयर करता है बच्चा, तो आप कहते हैं कि हाँ ऐसा तो है, पर हमें इसको फेस करना है और फ्यूचर में क्या होगा ये अल्लाह जानता है, पर हमने क्या करना है ये हमें जानना चाहिए। फ्यूचर में क्या होगा ये अल्लाह जानता है, पर हमने क्या करना है ये हमें पता होना चाहिए। दोनों बातों की समझ आ गई ना कि फ्यूचर में क्या होगा ये अल्लाह जानता है, पर हमने क्या करना है वो हमें पक्का पता होना चाहिए फिंगर टिप्स पे। एक बंदा था लैरी किंग लाइव, कभी आपने सुना लैरी किंग? वो दुनिया में पहला बंदा था जो लाइव प्रोग्राम करता था और वो इंटरव्यूज़ करता था, और सारे इंटरव्यू में वो 1 घंटे के इंटरव्यू में 5 मिनट भी नहीं बोलता था। यही उसकी खूबी थी कि वो ऐसे सवाल करता था कि बेहतरीन जवाब लोग देते थे और वो इन्हमाक से सुनता था, और वो दुनिया का बड़ा टॉप का एंकर पर्सन था। लेकिन उसकी कहानी यह है कि जब वो अपने करियर का आगाज़ अभी उसने नहीं किया था, तो उसको शौक़ था कि वो ब्रॉडकास्टर बने, लेकिन उसको डर भी लगता था बहुत। लेकिन वो आगे भी बढ़ता था और उसको डर भी लगता था। तो एक दिन वो एक FM रेडियो के दफ्तर के बाहर जाके बैठ गया और इस इंतज़ार में बैठ गया कि FM रेडियो का मालिक बाहर से गुजरेगा तो मैं उनको कहूँगा सर जी सानू भी प्रोग्राम दो, कोई सानू भी कुछ करन दो। तो जब मालिक वहाँ से गुजरा तो उन्हें फड़ लिया, उन्होंने कहा जी ओ मेरी 1 मिनट गल सुन लो तुसी, मैं भी करना चाहता हूँ, मैं बहुत ज़बरदस्त ब्रॉडकास्टर हूँ, तुहानू पता नहीं मैं किड्डी चीज़ हाँ। तो वो अंदर चले गए। फिर अगले दिन वो गुज़रे तो फिर उसने पकड़ लिया, फिर अगले दिन वो गुज़रे तो फिर उसने पकड़ लिया। एक दिन वो जो मालिक है FM रेडियो का वो वहाँ से गुज़रा और उसने फिर उसको पकड़ा, तो मालिक फिर दामन छुड़ा के अंदर चला गया। और जब वो अंदर गया है तो उसको पहली ख़बर ये मिली कि वो जिस बंदे ने 9 बजे प्रोग्राम करना था सुबह का, तो वो बंदा कोई नहीं आया, उसकी फुफी मर गई, तो वो कोई नहीं जे आया, तो हुण तुसी जो करना कर लो। ठीक, तो उन्हें कहा हुण किनू सदी है? तो कहते 1 मिनट ठहरना, 1 मिनट ठहरना। तो बाहर गया तो कहता तैनू बड़ा शौक है ना, आ जा। तो वो उसको लेके तो अंदर जाके तो उसने कहा कि बैठो ब्रॉडकास्टर साहब करो प्रोग्राम है, तुहानू पता है 9 बजे केड़ा प्रोग्राम हुंदा है, इत्थे म्यूजिक लगदा है ते विच गल्लां हुंदियां ते तुसीं ये प्रोग्राम करना है। कहता तो मेरे तो वध कौन कर सकता है। तो जाके तो वो उधर कुर्सी पे बैठ गया, और जब टाइम हुआ तो उसमें पहले वो म्यूज़िक ऑन करते हैं, तो उन्हें म्यूज़िक ऑन किया ऊंची आवाज़ में, और उसके बाद फिर म्यूज़िक को नीचे करते हैं, और नीचे करके तो फिर बताते हैं कि मैं कौन हूँ और ये प्रोग्राम क्या है और मैं क्या करने वाला हूँ। तो जब वो बोलने लगा तो उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली, इसे करके। तो वो परेशान हो गया कि है कि होया, आज मैंने मौका मिला तो मेरे मुँह चो अंदरों मुँह वदा खुशक हो गया डर जी, हाँ ओवरवेलम हो गया। तो फ़ौरन जो है उसने म्यूज़िक जो है ना वापस ऊंचा कर दिया, कि जैसे वो अभी बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि नज़र तो आ नहीं रहा था। तो उसने म्यूज़िक ऊंची आवाज़ में कर दिया, और उसके बाद वो उसने अपने मुंह में हाथ में लगा के देखा तो लगा जैसे रुई के गाले नहीं होते, खुशक रुई मुंह में होती है। खैर उसने ऐसे पानी शानी पिया, फिर कुछ कोशिश की, और उसके बाद म्यूज़िक नीचे करके फिर बोलने लगा, तो फिर नहीं बोला गया। जब उसे दोबारा नहीं बोला गया तो उसने फिर म्यूज़िक ऊंचा कर दिया। अब वो जो बाहर था FM रेडियो को मालिक, तो वो ये सब शीशे से उधर से देख रहा था कि यह करदा की पे है। जब तीसरी दफ़ा ऐसा हुआ तो उन्हें फाड़ करके दरवाज़ा खोल लिया, थे आके ठुड्डा मारिया और टेबल ते। वो कहता तू ब्रॉडकास्टर उन बोलता नहीं, उन बोल। तो कहता बस आखिरी मौका। और उसके बाद वो बाहर आ गया, और वो जो उसका जो डर था, जो खौफ था, वो ख़त्म हो गया, क्योंकि जो दी बिस्ती होनी सी वो हो गई।
और उसके बाद उसने कहा बस तुसी आखिरी मौका दो, उसी बाहर जाओ, देखो फिर मैं किन्नियां स्पीडां च बोलना। उसके बाद उसने बोलना शुरू कर दिया कि बोलना क्या शुरू किया, उसने कहा जी मैं हूँ लैरी किंग और मैं अपने आप को समझता था किंग, लेकिन मैं हूँ गिदड़। मेरे से माइक जो है वो संभाला नहीं जा रहा और मुझे लग रहा है सख्त डर, और मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा है कि मेरे मुंह से पहले आवाज़ नहीं निकल रही थी, फिर मेरा मुंह खुशक हो गया। उन्हें प्रोड्यूसर आया, उन्हें ठुड्डा मारिया है तो मेरा मुंह ठीक होया है। सारा कुछ बता दिया ऑन एयर। कहते जी मैं बड़ा परेशान तो मैनू लगता पिया बड़ा डर, तो मैं हुण करना प्रोग्राम तो मैनू नहीं समझ लगती की करा, मेरे लिए दुआ करो। ये कह के तो उसने एक गाना लगा दिया। तो उसके बाद जब गाना ख़त्म हुआ तो चूँकि उसने अपने डर को एक्सपोज कर दिया था, तो वो जब डर को एक्सपोज करते हैं तो ये बुज़दिल होता है, ये भाग जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि जो डर की ज़िंदगी है वो एक गिदड़ की ज़िंदगी है, और जो सेरेनिटी की ज़िंदगी है, जो रिकवरी की ज़िंदगी है, ये शेर की ज़िंदगी है। वो कहते हैं ना, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गिदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। मैं आपको बताऊं कि अपने प्राइड को ज़रा अलग रख दें, और जो आपको डर लगता है ना वो अपने प्यारे को बता दें। कोशिश करें कि किसी ऐसे बंदे को बताएं कि जो आपका प्यारा हो और जिससे आपको मदद की तवक्को हो। तो आप उसको बता दें कि ये काम जो मैं करने जा रहा हूँ मुझे डर लग रहा है। अगर वाकई लग रहा है तो, अगर परेशानी है तो बता दें मैं परेशान हूँ। अगर कोई फ़िक्र है तो बता दें कि मुझे ये फ़िक्र है। अगर कोई आपका प्यारा है तो ज़ाहिर है आप दुश्मन के साथ जाके तो नहीं कहेंगे कि मैं बड़ा कमज़ोर हूँ या मुझसे डर लग रहा है, और दुश्मन को बताएंगे तो बोलेगा बाकी का काम मैं कर देता हूँ। लेकिन माँ जो होती है और जो बाप होता है और जो भाई होता है और जो दोस्त होता है और जो मुआलिज होता है, ये आपके प्यारे होते हैं। आप कहते हैं कि जी मुझे ये मसला है, मेरा अंदर कांपता है, मुझे लगता है कि कल ऐसे ना हो जाए, मुझे लगता है कि कल वैसे ना हो जाए। तो फिर जब आप डर का ज़िक्र करते हैं एम्पैथेटिकली किसी के साथ, तो आपका जो डर है दुम दबा के भाग जाता है। कहने तक भी नौबत नहीं आनी चाहिए। जब आपके चेहरे पे तासुरात होंगे सही, तो आपको ये भी नहीं इवन कहना पड़ेगा तुम मुझसे डरो ना। मतलब है क्योंकि माओं ने बचपन से ये टूल इस्तेमाल किया होता है बच्चों को डराना डराना। आ लवे तेरा प्यो, प्यो दे बारे भी एस्टैब्लिश किया आ लवे अज तेरा प्यो। ये जो एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस है ना, ये माइक्रो एडिक्शन है। ये माइक्रो एडिक्शन है एक, कि किसी एक्सपीरियंस को अवॉइड करना, ये बहुत बड़ी एडिक्शन है। नाम इसका एक माइक्रो एडिक्शन है। हैरत अंगेज़ तौर पर इसका नाम है, दिस इज़ वन ऑफ द माइक्रो एडिक्शंस। लेकिन ये किसी एक्सपीरियंस से गुज़रने से परहेज़ करना, किसी स्टेज एक्सपीरियंस से या किसी नेगोशिएशन के एक्सपीरियंस से, क्योंकि उसके कुछ नताइज होते हैं। तो एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस अगर आपका मसला है तो आप मिशमाइला से बात करें, वो इसकी एक्सपर्ट हैं। और जो बाकी माइक्रो एडिक्शंस हैं, क्योंकि हर एडिक्शन के जो अज्जाए तरकीबी हैं वो 7 माइक्रो एडिक्शन में से कुछ हैं, या 7 हैं या 6 हैं या 5 हैं या 4 हैं या 3 हैं या 2 हैं या 1 है। लेकिन ज़्यादातर जो एडिक्शंस होती हैं उनके अंदर 7 माइक्रो एडिक्शन, कुछ धागे इधर से गुजर रहे होते हैं, कुछ धागे इधर से गुजर रहे होते हैं, और इससे फैब्रिक बनता है एडिक्शन का, कि जिसे साइंस ने अच्छी तरह एक्सप्लोर कर लिया है। और मैं आपको बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा खुश नसीबी वाली बात यह है कि आप 21वीं सदी में जी रहे। अगर आप 19वीं सदी में जी रहे होते तो बड़े अपसेट होते। 21वीं सदी एक ऐसी सदी है जिसमें आपके लिए नए चैलेंजेस भी हैं और नई आसानियां भी हैं। और आप हैरत होगी आपको कि अगर आप गूगल पे जाएं, आप यूट्यूब पे जाएं, तो आपको मसलों के हल मिल जाएंगे। अगर हमसे पूछें तो हम भी अपने तौर पर आपको वही साइंटिफिक सॉल्यूशंस दे सकते हैं। सो डर से निजात पाना ये पहला कदम है। डर से निजात पाना, अपने यानी डर को पसे पर्दा ले जाना, फ्रंट पे ना रखना, बहुत पीछे छोड़ जाना। और डर भी 2 किस्म के होते हैं, एक जेन्युइन है और एक है फेक। दोनों के अंदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना कि ये वैसे ही है, फेक है, या ये जेन्युइन है।
और उसके लिए आपके अंदर विजडम होनी चाहिए कि क्विकली फैसला कर सके कि ये फेक है कि ये असली है, ये फेक है कि ये असली है। देखिए, अगर आपके सामने कोबरा सांप चला आ रहा है इधर, तो आप ये तो नहीं ना समझेंगे कि हमें सलाम करना आ रहा है, आप उसे संजीदा लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इस स्क्रीन पे कोई सांप है और आप कांपना शुरू हो जाए, तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है कि ये फोबिया है। तो हमेशा एक कुतुबनुमा होना चाहिए आपके पास, एक नॉर्थ चेक करने के लिए रास्ता होना चाहिए, और अगर आपने नॉर्थ जाना है तो आप नॉर्थ चले जाएंगे, नहीं तो आप उसके ऑपोजिट अपनी राह लेंगे। लेकिन डर का जो डायग्नोसिस करना कि ये फेक है कि ये नेक है, ये करना कारम बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।